Greetings everyone, welcome to Commerce classes. And in our series of important MCQs in accounting, we have started with the chapter admission of a partner. Admission में हमने लास्ट में वीडियोस में कैलकुलेशन ऑफ रेशो कर लिया था और कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू जर्नल एंट्रीज लाइक ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एट्सेट्रा किया था. सो आज हम इस पर बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे. सो वी हैव टेकन 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रिगार्डिंग द treatment of reserves, profits, goodwill, valuation, etc. Number 1 is A and B are partners sharing profits and losses in this ratio 2:1. C is admitted and his profit sharing ratio is now 4:3:2. Goodwill is valued at 58,500. C brings in goodwill in cash. तो C कितनी goodwill लेके आएगा? We'll have to measure this क्योंकि जितनी goodwill लाएगा C वही partners में बटेगी. So C का शेयर हो गया 2/9. 13,000. सो क्वेश्चन कह रहा है गुडविल किसे देंगे. तो हमें पता है गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दी जाती है. ठीक है ना. तो ओल्ड रेशो है 2:1 और न्यू रेशो हो गई 4:3:2. सो 9 आ गया. अगर आप इस रेशो को बिना कैलकुलेशन किए भी ध्यान से देखें तो हमें ये दिख रहा है कि बी का शेयर तो सेम है. इसका मतलब बी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया. तो सी की सारी गुडविल ए को मिलेगी. तो सी की गुडविल है 13,000. सो वो पूरी की पूरी ए को क्रेडिट कर दी जाएगी 13,000 रुपीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. Second, X and Y are partners sharing profits and losses in this ratio 3:2. They admit Z with 1/5 share which he acquires equally from X and Y. तो जो उसका शेयर है वो equally मतलब बराबर बराबर X और Y से लेगा. तो ये लोग अगर equal sacrifice कर रहे हैं तो sacrificing ratio फिर X और Y की equal हो गई. नाउ जेड ब्रिंग्स इन 30,000 एज गुडविल. तो ये किसे बांटी जाएगी क्योंकि दोनों पार्टनर्स इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो इक्वली बांट दो. इसका मतलब 30,000 का 15,000 एक्स को और 15,000 ही आप दे देंगे वाई को. सो इसका आंसर हो जाएगा ए सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज in the ratio 2:1. C is admitted as a partner. C नया पार्टनर आया. A and B both surrender half of their respective shares. मैंने बोला था हाफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. तो वो हाफ किसका दे रहे हैं? अपने अपने शेयर का. मतलब अगर A और B का शेयर बिजनेस में 2/3 एंड 1/3 है, यही है ना इनकी ओल्ड रेशो. तो ये लोग सेक्रीफाइस क्या कर रहे हैं? अपने अपने शेयर का हाफ. तो ये अपने शेयर का हाफ सेक्रीफाइस कर रहा है और बी भी अपने शेयर का हाफ सेक्रीफाइस कर रहा है. ठीक है. तो ये इनके सेक्रीफाइस हैं. तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गई 2:1. जो सेक्रीफाइस करते हैं वही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है. नाउ द गुडविल इज़ वैल्यूड एट 90,000. फर्म की गुडविल 90,000 है. तो ये किसे मिलेगी? फर्म की गुडविल किसी को नहीं मिलती है. जो पार्टनर गुडविल लेके आता है अपनी गुडविल कैश में, न्यू पार्टनर, उसको उस गुडविल को वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देते हैं. तो सी का शेयर कितना है? 2/6 एंड 1/6. तो सी का शेयर हो गया 3/6 बिजनेस में. सो सी 3/6 ऑफ 90,000 मतलब हाफ ऑफ दिस हो गया ना. तो वो 45,000 लेके आएगा और ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मतलब ए और बी को उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1 में बट जाएगा. तो इसका 2/3 ए को और 1/3 बी को मिलेगा. सो 45,000 जब आप ऐसे बांटेंगे तो ए को 30,000 और बी को 15,000 मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन रेशो 3:1. आर इज एडमिटेड विद 1/5 शेयर. ओके. ही ब्रिंग्स इन 84,000 एज इज गुडविल. वो गुडविल लेके आ रहा है विच इज़ क्रेडिटेड इक्वली टू द कैपिटल अकाउंट्स. ये बराबर कैपिटल अकाउंट्स में चली गई. तो हमें ये पता है कि गुडविल कैसे दी जाती है. गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशो में दी जाती है. तो आपने सेक्रीफाइसिंग रेशो में ये गुडविल बांट दी. सो व्हाट इज़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. तो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है. अब इसमें गुडविल नहीं बांटनी है, गुडविल बट गई है, हमें रेशो निकालनी है. तो रेशो कैसे निकालते हैं? हमारे पास ओल्ड रेशो है 3/4 1/4. ठीक है ना. तो अब शेयर सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं? ये लोग आर का शेयर इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं. देखो जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना कि जो सेक्रीफाइस होता है उसी रेशो में उनको गुडविल दी जाती है, तो वो ये समझ जाएगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशो ये है तो इनके शेयर हम निकाल सकते हैं. ठीक है. तो कभी भी रट्टे नहीं लगाने होते हैं.
सो न्यू शेयर कितना हो गया, P के लिए 3/4 माइनस 1/10, सो 26/40। Q के लिए 1/4 माइनस 1/10, ये उसका पुराना शेयर था, ये उसने सेक्रीफाइस किया 6/40। और R का शेयर कितना है, R का हम इसका टोटल भी कर सकते हैं जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया, या उसका शेयर गिवन भी है। LCM सेम कर लेते हैं रेशो के लिए, तो रेशो आ गई 26:6:8। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो ताकि हमारी रेशो सिंप्लीफाई हो जाए। सो आंसर इज़ बी। नाउ A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन रेशो 3:2। C का 1/5 शेयर है और 60,000 वो गुडविल लेके आया, तो ये उसके शेयर की गुडविल है, ठीक है ना। रेशो ऑफ ABC इज़ 3:1:1। सो हमारे पास 3 पार्टनर हैं, ओल्ड रेशो थी 3:2, ठीक है ना। अब हमें कहा है गुडविल कैसे बांटी जाएगी, तो गुडविल तो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को उनकी सेक्रीफाइजिंग रेशो में मिलती है, तो हमें सेक्रीफाइजिंग रेशो सॉल्व करनी पड़ेगी। सो ओल्ड माइनस न्यू शेयर सेक्रीफाइस्ड। सो व्हेन यू चेक दिस, तो ए ने तो कुछ सेक्रीफाइस किया ही नहीं, बी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जितना भी सी का शेयर है वो सारा बी दे रहा है। इसका मतलब सी जितनी गुडविल लेके आएगा वो सारी बी को मिलेगी। सी लेके आ रहे 60,000, तो वो सारी गुडविल आप बी को दे देंगे, ओनली बी, क्योंकि ये गुडविल सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को ही मिलती है। नेक्स्ट इज ABC आर पार्टनर्स विद द रेशो 3:2:1। डी 30,000 गुडविल लेके आया। अब कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें गुडविल का ये अमाउंट दे रखा है, कई बार तो हम सॉल्व करते हैं रेशो में, कई बार हम ऐसे ही ले लेते हैं, तो वो लैंग्वेज है बच्चे। ये कह रहा है कि डी ब्रिंग्स इन 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो ये उसकी गुडविल लेके आ रहा है। ये फर्म की गुडविल होती तो उसका शेयर निकालती, ठीक है ना। अब इनके न्यू रेशो भी दे रखी है, ABC, सिमिलर क्वेश्चन है, बट द ओनली थिंग इज़ कि अब हमारे पास पार्टनर्स ज़्यादा हैं। पहले 2+1 था, अब 3+1 है, 5 3 2 2। ओके, अब रेशो निकालेंगे हम इनकी, शेयर सेक्रीफाइस निकालेंगे। तो कई बार हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, देखो C का दिख गया, C कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। बाकी रही बात A और B की, सो 3/6 माइनस 5/12, 12 LCM लिया, यह आ गया 1/12, इसने सेक्रीफाइस किया। यहाँ भी LCM लिया 1/12, तो जो सेक्रीफाइस किया वो तो बराबर शेयर किया, इसका मतलब सेक्रीफाइजिंग रेशो है 1:1। तो जो डी गुडविल लेके आया है 30,000 की, ये इक्वली पार्टनर्स में बांट दी जाएगी। तो 15,000 ए और बी को मिलेगी, सी को नहीं मिलेगी। जो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा उसको कोई हक नहीं बनता वो गुडविल ले, उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, A एंड B आर पार्टनर्स विद रेशो 2:1। C और D 2 पार्टनर एडमिट हो गए हैं, तो देखो अब इसमें 2 पार्टनर्स इकट्ठे एडमिट हुए हैं, हम इकट्ठे ही वर्किंग कर लेंगे। गुडविल की वैल्यूएशन है 45, तो गुडविल का वैल्यूएशन 45 है। अब रिमेंबर 45 नहीं बटेगा, 45 में C और D जितना लेके आएंगे ना वो बटेगा, ठीक है। तो ओल्ड रेशो हो गई 2:1, सो 2/3 1/3। न्यू रेशो हो गई 3:2:4:1, ठीक है, तो ये 10 हो गया। अब कैन यू आइडेंटिफाई कि वो गुडविल कितनी लेके आएंगे। C एंड D ब्रिंग्स गुडविल, वो गुडविल के लिए कितना प्रीमियम लेके आएंगे, क्योंकि C और D का रेशो है 4/10 एंड 1/10, तो उनका दोनों का टोटल मिला के शेयर हो गया 5/10, ठीक है। तो दोनों 5/10 ऑफ गुडविल मतलब 22,500 गुडविल लेके आएंगे, और ये इन दोनों में बटेगी सेक्रीफाइजिंग रेशो में। सो शेयर सेक्रीफाइस्ड 2/3 माइनस 3/10, 11/30, 1/3 माइनस 2/10, सो 10 माइनस 10 माइनस 6, 4/30, तो रेशो हो गई 11:4। तो ए को कितना मिलेगा, गुडविल के प्रीमियम में से ए को 11/15, ठीक है। सो 16,500 ए को मिलेगा और बी को मिलेगा 4/15 ऑफ इसी अमाउंट का, सो 6,000, ठीक है। ये इनको गुडविल्स क्रेडिट होंगी। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशो है 3:2। सी इज एडमिटेड, ए सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। गुडविल इज़ वैल्यूड एट 1 लाख बट सी इज़ अनेबल टू ब्रिंग दिस गुडविल। तो इसकी एंट्री क्या होगी, जब गुडविल पार्टनर लेके नहीं आते हैं तो वो उसके कैपिटल के थ्रू
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को बांट दी जाती है। तो अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स पहले चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ए का सेक्रीफाइस कितना है, ए सरेंडर्स, उसका अपना शेयर था 3/5, वो अपने शेयर का 1/3 सरेंडर कर रहा है, 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो उसका सरेंडर हो गया 1/5। बी सरेंडर कर रहा है 1/4 किसका, ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का, तो उसका शेयर है बिजनेस में 2/5, वो उसका 1/4 सरेंडर कर रहा है, तो वो सरेंडर कर रहा है 1/10। तो रेशो क्या हो गई, 1/5:1/10। तो एलसीएम लेके 2:1 इज़ दी सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सी का शेयर कितना हो गया बिजनेस में, 1/5 ए से मिला, 1/10 बी से मिला, सो एलसीएम लिया तो उसको 3/10 मिल रहा है, ठीक है ना, 3/10 उसको मिल रहा है। दैट मीन्स सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, 3/10 ऑफ 1 लाख। अब यहाँ हम गुडविल निकाल रहे हैं क्योंकि गुडविल फर्म की 1 लाख है, फर्म की गुडविल 1 लाख है, तो सी सारी थोड़ा ना लाएगा, सी अपना शेयर लेके आएगा। तो सी ले आएगा 30,000, जो एक्चुअली वो कैश में नहीं लेके आ पा रहा है, और उस 30 में ए और बी को मिलेगा, ए गेट्स 2/3 दैट इज़ 20,000, और बी को मिलेगा 1/3, इसी गुडविल का 1/3 बी को मिलेगा 10,000। सो क्रेडिट करेंगे ए और बी को 20 और 10 से, ठीक है, और सी को डेबिट करेंगे क्योंकि सी पैसा नहीं लेके आ पा रहा। अगर वो पैसा लाता तो कैश डेबिट हो जाती, बट अब कैश नहीं है तो उसे अपनी कैपिटल में से देना पड़ेगा या उसके करंट अकाउंट में से ये पैसा जाएगा। तो सी का बिजनेस में क्लेम कम हो जाएगा और ए और बी को कॉम्पनसेशन मिलेगा फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल। क्वेश्चन नंबर 9, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 7:5। सी को एडमिट किया विद 1/6 शेयर। ओके, वो अब एक्वायर कैसे कर रहे हैं, 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। अब यहाँ ऑफ नहीं दे रखा, ठीक है, इसका मतलब ये सीधे का सीधे इस शेयर के 2 पार्ट्स बता दिए, 1/24 ए देगा, 1/8 बी देगा। सो इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो गई, एलसीएम इक्वल किया, सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गई 1:3। ओके, सी पैसा नहीं ला रहा है गुडविल का, बट फर्म की गुडविल है 90, तो सी को कितना प्रीमियम लेके आना चाहिए था, गुडविल 90,000 में उसका शेयर बनता है 1/6। सो टेक्निकली उसे कॉम्पनसेट करना है ए और बी को। सो 15,000 का 1/4 ए को कॉम्पनसेट करना है और इसका 3/4 उसे कॉम्पनसेट करना है बी को। तो ए और बी को तो क्रेडिट करना होगा इतने से, बट क्योंकि वो पैसा नहीं लेके आ पा रहा तो पैसे में नहीं जाएगा, रादर अब क्या हो जाएगा, सी का अपना अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो सी को अपने कैपिटल में से 15,000 निकाल के ए और बी को देने पड़ेंगे। सो योर जर्नल एंट्री इज़ सी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट अगर आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स हैं, एंड इन केस यू वांट टू हैव फिक्स्ड कैपिटल्स तो फिर वो कैपिटल की जगह करंट अकाउंट्स के थ्रू एंट्री हो जाएगी। तो ये जर्नल एंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQR are sharing profits in this ratio. S is entitled to 1/5 share which he acquires equally from PQR. ये तीनों से बराबर ले रहा है, इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गई 1:1, इक्वल रेशो हो गई सेक्रीफाइसिंग। ओके, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years प्रॉफिट्स। अब हमारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं कई बार, कुछ एक क्वेश्चंस इस तरह के हो सकते हैं जिसमें मिक्स है। अब ये क्वेश्चन गुडविल की न्यू पार्टनर के टाइम पर जर्नल एंट्री भी पूछ रहा है और ये साथ के साथ हमसे गुडविल का वैल्यूएशन भी जानना चाहता है। सो गुडविल कैसे वैल्यू हो रही है, 3 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट्स। सो लास्ट 4 year के प्रॉफिट्स हैं 50,000, 60,000, ये माइनस में और ये 40,000। सो टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, क्योंकि अब हमें गुडविल की कैलकुलेशन भी करनी होगी। तो जिन्होंने मेरे पिछले MCQs देखे हैं या मेरा 12th क्लास का प्लेलिस्ट देखा है, दे कैन अंडरस्टैंड गुडविल की कैलकुलेशन। तो पिछले 4 years का एवरेज करो, लॉस माइनस होगा, मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, नहीं तो माइनस का साइन लगा दो, ठीक है। सो 1,20,000, सो 4 years का एवरेज हुआ 30,000, और आप परचेज़ कितने पे कर रहे हो, 3 years की परचेज़ ले रहे हो। सो गुडविल की वैल्यू आ गई 30,000 इंटू 3, 90,000। अब इसमें एस का शेयर कितना होगा, 1/5, क्योंकि वो 1/5 शेयर उसको मिल रहा है। ओके, ही कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर इन कैश, वो अपना शेयर कैश में नहीं लेके आ रहा, ठीक है, कैश नहीं आ रही है, लेकिन उसको PQR को इक्वल रेशो में कॉम्पनसेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कुछ पार्टनर से उनका शेयर लेते हैं, कोई आपके लिए सेक्रीफाइस करता है तो उन्हें कॉम्पनसेशन मिलता है। सो
एस को उन्हें ये वाला शेयर, गुडविल का अपना शेयर बराबर देना पड़ेगा। सो क्रेडिट करना पड़ेगा PQR को 6000 से, और क्योंकि एस पैसा नहीं लाया तो फिर वो अपनी कैपिटल में से इसे पे करेगा। सो डेबिट एस कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट में PQR। सिमिलर क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, नंबर ऑफ पार्टनर्स इज डिफरेंट। ओके, और गुडविल की कैलकुलेशन भी आ गई। Now P and Q are partners in a firm having capitals of 15,000 each. इनकी कैपिटल है 15,000. R is admitted for 1/3 शेयर, R का 1/3 शेयर है, and he is to bring 20,000 as his capital. वो 20,000 कैपिटल लेके आ रहा है. So what is the amount of goodwill? गुडविल का अमाउंट क्या होगा? ठीक है, तो गुडविल की कैलकुलेशन है। नाउ इस तरह के क्वेश्चंस में हिडन गुडविल होती है। इन केस यू हैव अंडरस्टूड द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये चैप्टर आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। हिडन गुडविल किस तरह से निकालते हैं? नंबर 1 हम निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, कि नए पार्टनर के मुताबिक नया पार्टनर आपका कैपिटल कितनी लेके आ रहा है और उसका शेयर कितना है। ही इज़ ब्रिंगिंग 20,000 कैपिटल और उसका शेयर है 1/3। इसका मतलब बिजनेस की वैल्यू 60,000 है, क्योंकि जितना आपका शेयर है उतनी तो पैसा लेके आओगे। तो फर्म की वैल्यू जो नए पार्टनर के आने पर फर्म का वैल्यूएशन हुआ है 60,000 पे, बट फर्म की एक्चुअल कैपिटल कितनी होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन? जब उसका एडमिशन हो जाएगा तो एक्चुअल कैपिटल कितनी होगी? P की कैपिटल है 15,000, Q की कैपिटल है 15,000 और R लेके आ रहा है 20,000। सो कैपिटल कितनी हो गई? 50,000। सो हिडन कितनी है, कितनी कैपिटल है जो वैल्यूएशन में है लेकिन बुक्स में नहीं है? ये तो बुक्स की वैल्यू है ना 50,000। सो आपकी एक्चुअल वैल्यू बिजनेस की 10,000 ज़्यादा है। सो हिडन गुडविल क्या होती है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल। सो 10,000 हो गई गुडविल, 60,000 माइनस 50,000। अगर आपके बिजनेस की वर्थ ज़्यादा है इसका मतलब आपके पास गुडविल है। सो B इज़ द करेक्ट आंसर। Goodwill of a firm of AB is 30,000. It is appearing in the books at 12,000. Okay, so C is admitted for 1/5 share. How much goodwill should he bring? वो कितनी गुडविल लेके आएगा? जो पार्टनर है वो न्यू जो गुडविल है उसमें अपना शेयर लेके आता है। तो C शेयर ऑफ गुडविल इज 1/5 ऑफ 30,000। उसे गुडविल का 1/5 दैट इज़ 6,000 लेके आना होगा। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता गुडविल बुक्स में है या नहीं है। इस टाइम जो गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है उसको प्रोपोर्शनेट गुडविल प्रीमियम के तौर पे लेके आनी है। जो बुक्स में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है उसे क्लोज कर दिया जाता है, वो एक सेपरेट स्टोरी है। वो ओल्ड पार्टनर्स आपस में क्लोज करते हैं, उसका नए पार्टनर से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, वो फर्म की जो वैल्यूएशन हुई है गुडविल की उसमें अपना शेयर लेके आते हैं। X and Y are partners sharing profits and losses in ratio 3:2। ओके, उनके कैपिटल्स हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स 1,50,000। मतलब जब नया पार्टनर आया तो सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद उनकी कैपिटल थी 1,50,000। जेड इज़ एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। जेड को 1/5 शेयर बिजनेस में मिलेगा एंड ही इज़ टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा। सो उसको कितनी कैपिटल लानी चाहिए? तो उसे बिज़नेस में जितनी पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है उन्हीं के प्रोपोर्शन में लेके आनी है। तो टोटल कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई कितनी है? टोटल कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई है 1,50,000, इजंट इट? तो अब उसको इस कैपिटल में शेयर नहीं लेके आना, प्लीज़ रिमेंबर, क्योंकि जब वो कैपिटल लेके आएगा तो उस टाइम पर फर्म में एक्स और वाई नहीं होंगे, जेड भी हो जाएगा। तो उसे तो टोटल कैपिटल देखनी है, एक्स और वाई की नहीं, ओवरऑल कैपिटल में। तो एक्स और वाई का शेयर इन प्रॉफिट कितना है? मतलब अगर एक्स और वाई इतनी कैपिटल लगा रहे हैं तो उनको प्रॉफिट में कितना शेयर मिल रहा है? प्रॉफिट का अगर टोटल 1 है तो जेड 1/5 ले रहा है, तो उनको प्रॉफिट में शेयर 4/5 मिल रहा है। इसका मतलब ये जो कैपिटल है वो टोटल फर्म की कैपिटल नहीं है, वो 4/5 शेयर के लिए इतनी कैपिटल है। सो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1,50,000 इंटू अपॉन 4/5, मतलब उनकी कैपिटल अपॉन उनका शेयर। टोटल इसी तरह से निकालते हैं, एब्सोल्यूट अमाउंट अपॉन रेशो ली जाती है। तो ये अमाउंट इंटू 5/4, ठीक है ना, ये आ गई टोटल कैपिटल। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बट ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो जेड की कैपिटल निकालनी है। तो जेड की कैपिटल कितनी है? टोटल कैपिटल का में उसका शेयर। तो टोटल कैपिटल थी 1,50,000
ठीक है, इंटू 5/4। इसीलिए मैं कह रही थी इसे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी डुप्लीकेशन हो जाती है, हमें कैलकुलेशन बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। जो चाहिए वहीं पे पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो जेड की कैपिटल होगी 37,500। अब आप ये वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई कैसे करते हैं? वेरीफाई में टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी है, फर्म का मतलब एक्स, वाई और जेड, ठीक है ना। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म है 1,87,500। इसमें जेड का शेयर है 1/5, तो आप जेड का शेयर सॉल्व करके देख लो, ठीक है ना। 1/5 उसके बराबर ही आएगा, तो ये वेरिफिकेशन भी हो जाती है। सो प्लीज़ रिमेंबर, जो भी हम करते हैं सोच समझ कर लिखना होता है। नेक्स्ट है एक्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे हैव 30,000 ईच एज कैपिटल, दे एडमिट सी एज इक्वल पार्टनर। तो सी भी आ गया तो इक्वल ही रही रेशो, अभी भी वो बराबर ही रेशो पर है, 1:1:1। गुडविल इज़ वैल्यूड एट 30,000, सी इज़ टू ब्रिंग 50,000 एज इज कैपिटल, और नेसेसरी अमाउंट गुडविल का लेके आएगा, लेकिन गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होगा। इसका मतलब वो अपनी गुडविल लेके आएगा और वो पार्टनर्स में बट जाएगी। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है 12,000, ठीक है, तो वो भी पार्टनर्स को बांटा जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? तो कैपिटल बैलेंसेस किस तरह से हम निकालते हैं? ऑल्दो आप कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और हमें सारी एडजस्टमेंट्स डेबिट क्रेडिट करके टाइम लगेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ लिखो जो इनको मिल रहा है, प्लस से आ रहा है तो प्लस कर दो, जा रहा है तो माइनस कर दो। सी अपनी कैपिटल लेके आया कितनी? 50,000। उसके बाद सी लेके आया हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का प्रीमियम लेके आया, ठीक है ना। तो कितना प्रीमियम लाएगा सी? सी का शेयर है इक्वल, मतलब अब 1/3 हो गया, तीनों पार्टनर्स बराबर हैं, 1/3। तो वो सी 30,000 का 1/3 लेके आएगा, दैट मीन्स 10,000, ठीक है ना। 10,000 वो गुडविल लेके आया, लेकिन वो गुडविल किसको मिलेगी? क्या वो सी के अकाउंट में जाएगी? नो, वो तो ए और बी को मिलेगी, ठीक है ना। तो इनकी अपनी रेशो क्या थी? इक्वल। और जब हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया होता है तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। सो ये सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो में ही बढ़ जाएगा। इसके बाद है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, इस पर किसका हक है? ये उन एसेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ है जो ए और बी ने अपने बिजनेस में बनाई थी। सी तो अब आ रहा है, तो इसमें ए और बी का ही हक बनता है, उन्हीं का राइट बनता है, तो वो उन्हीं को बराबर बराबर बट जाएगा। सो अब कैपिटल कितनी हो गई? 41,000 ईच फॉर ए बी, और सी में 50,000। कई स्टूडेंट्स मिस्टेक ये करते हैं, गुडविल सी के अकाउंट में लिख देते हैं, भाई वो लेके आया है, लाया है, लेकिन वो उसकी नहीं है, वो तो देने के लिए लाया है ना। तो अगर आप लिखते भी हो कि वो लेके आया, तो वो दे भी रहा है, तो हमें लिखना ही नहीं होता, हम उसे प्रीमियम मानते हैं, कैपिटल का हिस्सा नहीं मानते हैं। सो आंसर हमारा क्या है? ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, A and B are partners in firm sharing profits and losses in this ratio. C is admitted with 1/5 share. Machinery is appreciated का मतलब होता है वैल्यू बढ़ गई, तो फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर 20% किसका? बुक वैल्यू का। सो कितना आ जाएगा? 8,000, ठीक है। तो मशीन में हम कह सकते हैं प्रॉफिट ऑन मशीन वैल्यूएशन। सो 20% ऑफ 40,000, 8,000 हो गया। सॉल्व कर लिया ना इसको भाई। बिल्डिंग इज़ डेप्रीशिएटेड, डेप्रीशिएट करने का मतलब होता है कमी हो जाना। सो डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 10% ऑफ 1 लाख, ठीक है। 10,000 का ये प्रॉफिट है, ये नुकसान है। आप अकाउंट भी बना सकते हो, डेबिट क्रेडिट भी लिख सकते हो, लेकिन क्या ज़रूरत है ना, हमें तो सिर्फ आंसर देना है एक सिंपल। अनरिकॉर्डेड डेटर ऑफ 1250 इज़ टू बी ब्रॉट इन टू बुक्स। तो अगर कोई एसेट हमारी बुक्स में आती है तो हमें फ़ायदा होगा। सो प्लस 1250 एंड अ डेटर अमाउंटिंग टू 2750 डाइड। एक हमारा डेटर था, उसकी डेथ हो गई एंड नथिंग रिकवर्ड। इसका मतलब ये क्या हो गया? बैड डेट, उससे पैसा ही नहीं मिल रहा, तो ये नुकसान हो गया। सो अल्टीमेटली हमारा टोटल नेट में कितना फ़ायदा कितना नुकसान हुआ, आप इसको सीधे माइनस कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा -3500। कैसे करेंगे? प्लस वाले इकट्ठे कर लो और माइनस वाले अलग कर लो, तो नेट में तुम्हारा 3500 का माइनस मतलब लॉस आ गया। सो एप्रोप्रिएट आंसर क्या है? ये लॉस है, और ये ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांटा जाएगा।
नेक्स्ट है ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। 30,000 उनकी कैपिटल है हर एक की, दोनों की। दे एडमिट सी विद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एज 2:2:1। नई रेशो आ गई सी के बाद। अब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स रिजल्टेड इन, तो जो आ रहा है उसको ज़रा लिख लें। रिवैल्यूएशन में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ प्लांट बाय 19,000। प्लांट की वैल्यू बढ़ गई, बिल्डिंग की वैल्यू रिड्यूस मतलब कम हो गई। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 58,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट वैल्यू है 58,000, इसकी बुक वैल्यू है 65,000। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट अगर हम ध्यान से देखें, बुक वैल्यू 65,000, इसकी न्यू वैल्यू जो है वो है 58, तो वैल्यू कम हो गई है। इसका मतलब 7,000 का लॉस है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में हम लॉस यहाँ सीधे नहीं लिखते हैं, क्योंकि कई बार इसका फंड बना होता है। फर्म के पास जनरल रिजर्व भी है, वो अलग है। इन्वेस्टमेंट के लिए फ़ंड था भाई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड भी था तुम्हारे पास 5,000। तो अब क्या करेंगे, अगर किसी लॉस के लिए कोई फ़ंड होता है तो वो लॉस पहले उस फंड के अगेंस्ट मैच किया जाता है। तो 7 में से 5,000 का लॉस, ठीक है, इस 7 में से 5,000 का लॉस यहाँ मैच हो जाएगा, और बाकी का लॉस जो बचेगा वो है सिर्फ 2,000 का। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ 2 का लॉस होगा। अगर मान लो तुम्हारे पास फ़ंड में 10,000 होते तो सारा लॉस मैच कर देते, फ़ंड बच जाता 3,000 का, तो फ़ंड अलग रखते 3,000, वो प्रॉफिट यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, वो फ़ंड में बचा हुआ है। ठीक है, तो अब जो लॉस है वो यहाँ पे आ गया। तो कितना आ गया हमारे पास, 9,000 का नेट प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 9,000 नेट में आ गया। तो अब कैसे ट्रांसफ़र होगा, दिस विल बी ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। तो ये 9,000 ए और बी में इक्वली क्रेडिट कर देंगे, प्रॉफिट है तो ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। कभी भूल के भी मिस्टेक मत कर देना कि तीनों पार्टनर्स या सबको दे दो, सबको नहीं मिल सकता है, इस पर हक सिर्फ पुराने पार्टनर्स का है। नया पार्टनर तो अब आ रहा है ना, ये एसेट्स तो पुरानी थी, तो उन्हीं को मिलेगा, प्रॉफिट हो लॉस हो उन्हीं का हक है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन रेशो 3:2। उनकी कैपिटल्स हैं 1,50,000 एंड 1 लाख। सी इज़ एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, और वो अपनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल और गुडविल लेके आएगा। फर्म के पास जनरल रिजर्व भी है, फर्म के पास रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट भी हो गया। अब सी की कैपिटल कितनी होगी, तो जब सी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आता है तो हमें फर्म की वैल्यू या फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ती है। सो ए एंड बी की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी होगी, क्योंकि फर्म की कैपिटल सॉल्व करेंगे तभी सी की कैपिटल आएगी। सो ए और बी की कैपिटल थी 1,50,000 प्लस 1 लाख। ठीक है, लेकिन जो सी गुडविल लेके आया वो भी इन दोनों को मिलेगी, रिज़र्व भी इन दोनों को मिलेगा, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी इन दोनों को मिलेगा। तो सारी एडजस्टमेंट के बाद ए और बी की कैपिटल कितनी बन जाएगी, 4 लाख। सो ए और बी की कैपिटल बन गई 4 लाख। और ए एंड बी शेयर कितना है, अब उनका बिजनेस में शेयर कितना होगा, क्योंकि सी को 1/5 शेयर मिल रहा है तो उनका शेयर हो गया 4/5। दैट मीन्स टोटल कैपिटल ऑफ फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, तो ए और बी की कैपिटल अपॉन ए और बी का शेयर, तो ये कट गया 5/4 हो गया। इसका मतलब फर्म की कैपिटल है 5 लाख। तो अगर फर्म की कैपिटल 5 लाख है तो सी का शेयर कितना होगा, सी का शेयर होगा 1/5, दैट मीन्स 1 लाख। तो सीज कैपिटल आ जाएगी, सी की प्रोपोर्शनेट कैपिटल आ जाएगी 1 लाख। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो ये ए और बी की कैपिटल निकाल के उस पर शेयर लगा देते हैं, बट सी का शेयर जो है ये बिज़नेस में है, तो हमें बिज़नेस की फर्म की कैपिटल पता होनी चाहिए। ये ए और बी की कैपिटल है उनके हिस्से की, उनका हिस्सा बिज़नेस में अब 4/5 है, सारा नहीं है, क्योंकि सी आ चुका है ना, तो सी के आने पे उनका हिस्सा तो 4/5 बचेगा। तो फर्म की कैपिटल भी फिर प्रोपोर्शनेटली सॉल्व करेंगे और फिर सी का शेयर निकालेंगे। ठीक है, अब कई बार स्टूडेंट्स इसमें क्या कर सकते हैं कि ये बांटना शुरू कर देंगे, बांटेंगे, ए और बी की कैपिटल सॉल्व करेंगे। हम कर सकते हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है, हमें इंडिविजुअल कैपिटल्स का क्या करना है, हमें तो टोटल देखना है ना। तो इसलिए मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, कुछ नहीं बांटा, सीधे टोटल ले लिया। MCQs में टाइम कंस्ट्रेंट होता है, तो हमें जितनी कोशिश होती है हम मिनिमल वर्किंग करते हैं जितनी ज़रूरी है। Now next question is A and B are sharing profits and losses in ratio 2:1. They admit C with new ratio 3:2:1. फर्म का जनरल रिजर्व है और 20,000 का P&L है। इसका मतलब फर्म के टोटल प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स हो गए 45,000 के।
अब इनको एंट्री करनी है इफ़ दे डू नॉट वांट टू अल्टर द बैलेंस, अगर वो बैलेंस अल्टर नहीं करना चाहते हैं तो हम एंट्री कैसे करते हैं। इन केस यू रिमेंबर, पहले आप इनको पार्टनर्स में बांट देते हो, ठीक है। 45,000 ओल्ड पार्टनर्स ए और बी को प्रॉफिट है, उनको बांट दो। सो 45,000 पार्टनर्स में बांटेंगे तो उनकी रेशो क्या थी, 2:1। इस रेशो में इन दोनों को बांट दिया जाएगा। ये सी को नहीं मिलेगा क्योंकि उसका हक नहीं है। अब इसे वापस बुक्स में एंटर कराना है, तो अब क्या करेंगे, ये जो हमारी डिफरेंस है, ये जो हमारी एंट्री है, इसको अब सारे पार्टनर्स में बुक्स में ले आएंगे, क्योंकि जब आप इसे बुक्स में ले आओगे वापस तो ये फॉर्म में आगे बुक्स में दिखाया जाएगा, और जब भी ये बटेगा उसमें सी का भी शेयर बनेगा। तो इसलिए जब इसको बुक्स में एंटर कराना है तो फिर तीनों पार्टनर्स को उसमें शेयर लिखना पड़ेगा। सो ये आ गया। सो हमारा एडजस्टमेंट क्या हुई, ए में देखें तो 22,500 उसको हमें उससे डेबिट करना है और 30 उसको देना है, तो नेट में उसको 7,500 देना पड़ेगा। क्रेडिट ज़्यादा है ना, भी उसको देना पड़ेगा। बी में कोई चेंज नहीं है। सी से हमें 7,500 लेना है, उसको देना कुछ नहीं है, तो 7,500 डेबिट और 7,500 क्रेडिट। डेबिट सी क्रेडिट ए, तो देखते हैं डेबिट सी क्रेडिट ए, ठीक है, यही आएगा। नेक्स्ट है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन दिस रेशो 3:2। सी इज एडमिटेड विद 1/5 शेयर। सी इज टू ब्रिंग 80,000 कैपिटल एंड इज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल वो कैश में लेके आएगा, ओके। एंड कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी आफ्टर एडजस्टमेंट्स आर 2 लाख एंड 1,70,000। वो जितने भी गुडविल लेके आया, अब हमें कह रहे हैं कि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल है 2,70,000, 2 लाख एंड 1,70,000। नाउ दे वांट टू कीप कैपिटल्स इन प्रोपोर्शन, वो अपने कैपिटल्स प्रोपोर्शन में रखना चाहते हैं। तो क्या कैपिटल बैलेंसेस होंगे, तो प्रोपोर्शन में कैपिटल का मतलब है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालो। तो फर्म की कैपिटल कितनी हो गई, 2 लाख प्लस 1,70,000 प्लस 80,000, सो 4,50,000 हो गई कैपिटल। अब इस कैपिटल में तीनों पार्टनर्स का हक है, ठीक है। अब आप इसमें रेशो निकाल के इसे रेशो में बांट सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ। हमें न्यू रेशो नहीं पता, ए और बी की आपस की रेशो हमें पता है, लेकिन अब जब सी आ जाएगा, ये इनकी ओल्ड रेशो है प्लीज़ रिमेंबर, जब सी आ जाएगा तो उसको 1/5 शेयर देना पड़ेगा। तो आप इस कैपिटल में पहले सी की कैपिटल निकाल दो। इसका मतलब सी की कैपिटल हो गई 1/5 ऑफ दिस टोटल कैपिटल। सी की कैपिटल होनी चाहिए 90,000, ठीक है। तो अगर सी की कैपिटल 90 है तो ए और बी के लिए कितनी कैपिटल बची, 4,50,000 में से प्रोपोर्शनेटली सी की कैपिटल 90 है, तो ए और बी की कैपिटल हो गई 3,60,000। तो इसमें से 3/5 ए ले आएगा, 2/5 बी ले आएगा। तो इसका 3,60,000 सॉल्व किया, 1,44,000 बी का, और सिमिलरली हम इसे सॉल्व कर देते हैं, सो 2,16,000 ए का। तो ये इनकी कैपिटल्स होंगी। सो अकॉर्डिंगली जो डिफरेंस है वो उनके करंट अकाउंट में चला जाएगा। जैसे ए की कैपिटल जो है वो कम है ना, तो वो करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बी की कैपिटल ज़्यादा है तो उसकी एक्स्ट्रा कैपिटल उसके करंट अकाउंट में चली जाएगी। सी की भी कम है तो सी का भी करंट अकाउंट में डेबिट और कैपिटल में 10,000 डाल देंगे। तो ये इस तरह से इनकी कैपिटल की एडजस्टमेंट कर दी जाती है। जैसे अगर मैं जर्नल एंट्री बोलूँ तो ए का क्या सीन है, ए की कैपिटल हमें बढ़ानी है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल उसकी कैपिटल करनी है 2,16,000, तो उसकी कैपिटल बढ़ा दो। कहाँ से बढ़ाएंगे, वो पैसा तो नहीं ला रहा, कहा तो नहीं है पैसा लेके आएगा, तो हम मान लेंगे कि करंट अकाउंट के थ्रू ये कैपिटल बढ़ा दी। सिमिलरली सी की भी कैपिटल बढ़ानी है तो सी के भी करंट अकाउंट से उसकी कैपिटल में पैसा डाल देंगे। बी का स्टेटस क्या है, बी की कैपिटल कम करनी है ना, उसकी कैपिटल है 1,70,000 बट उसकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल 1,44,000 है। सो 26,000 उसकी कैपिटल ज़्यादा है, तो उसकी कैपिटल निकालो। तो बी की कैपिटल कम करेंगे 26,000 से और वो पैसा उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से हम जर्नल एंट्री कर सकते हैं। सो मेरा पर्पज़ ये है कि जब हम MCQ कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ बताती जाऊँ।
डिटेल में आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन रेशो 3:2। सी के बाद उनकी रेशो बन गई 3:2:1। फर्म हैज़ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ऑफ 25,000। अब हमें ये पता है ये फ़ंड किस लिए बनाते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है तो उसमें अगर कोई लॉस होता है तो वो यहाँ से मीट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 2 लाख एंड इट हैज़ बिन रीवैल्यूड एट 10% अबव। तो देखो एक तरफ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 25,000, दूसरी तरफ है आपके पास इन्वेस्टमेंट 2 लाख की, और इसमें आपको प्रॉफिट ऑन वैल्यूएशन हो गया 10% का मतलब 20,000। तो अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका सिंपल ट्रीटमेंट है, ये फ़ंड हम बनाते हैं टू मीट द लॉस ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर तो लॉस हुआ ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा फंड हमारे पास बच गया, तो इसको ट्रांसफ़र कर दो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो ये ए और बी में उनकी 3:2 की रेशो में बंट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, ये आपके पास प्रॉफिट है, तो ये जो प्रॉफिट है ये कहाँ जाता है? ये चला जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि जो प्रॉफिट हो या जो लॉस मीटअप नहीं हो पाता है वो रीवैल्यूएशन में जाता है। ठीक है, तो इस रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट क्या हुआ कि फंड का बैलेंस आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए बी में, और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, क्योंकि अब कुछ और रिवैल्यूएशन दिया नहीं है तो हम इसी को प्रॉफिट मान के ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन की तरह से ए और बी में रेशो में बांट देंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर है। ये फ़ंड कभी भी सब में नहीं जाता है, क्योंकि सी तो नया आया है, उसका कोई हक नहीं है इस फंड पर। ठीक है, और अगर आप सी ऑप्शन देखते हो तो ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि हमें फ़ंड का नहीं पूछा था, हमें पूरा ट्रीटमेंट पूछा था रिवैल्यूएशन का, तो हमें फ़ंड भी बताना है, रिवैल्यूएशन भी बताना है। अब मान लो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ होता, तो उस केस में हम कहते हैं कि 25,000 में से ये 20 का लॉस यहाँ कैंसिल हो गया, तो फंड में बच जाता 5,000। तो ये 5,000 का फंड पार्टनर्स में ट्रांसफ़र हो जाता, और लॉस बांटते नहीं, लॉस तो कट गया। मान लो ये लॉस होता आपका 40,000 का, अब 40 में से हमने कितना फ़ंड बना रखा है? 25 का, तो 25 का फ़ंड इसी में कट जाता। तो इस केस में पूरा फ़ंड कट जाता, कुछ भी नहीं बचता, कुछ पार्टनर को नहीं देते, लेकिन उसके बाद भी आपके पास लॉस बच रहा होता। अब ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता और उसके थ्रू ये पार्टनर्स में बढ़ जाता। सो इस तरह से हम इनको ट्रीट करते हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग है बच्चे कि अगर आप समझ के करते हो तो ये इतने सारे इसमें ऑप्शंस बन जाते हैं ना, केसेस बन जाते हैं, कि अगर आप समझ के करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट एज़ वन, ये एक कंप्लीट पिक्चर की तरह इसको समझोगे। लेकिन अगर आप इसके केसेस को लर्न करना शुरू कर दो और उनके रट्टे मारना शुरू कर दोगे तो आपके पास 8 केसेस इसके बन जाएंगे, इसी तरह से आपके पास 6-8 केसेस बन जाएंगे आपके एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन फ़ंड के, फिर गुडविल के बहुत सारे केसेस होंगे। सो देयर आर सो मेनी केसेस। तो आप इतने सारे केसेस कैसे याद करोगे ना? उससे बेटर ये है कि आप इनको समझो और समझ के करो। समझने के बाद ठीक है, आप उनके नोट्स बना सकते हो, आप केसेस को लिख भी सकते हो, लेकिन अब केसेस के रट्टे नहीं लगेंगे, आपको केसेस टिप्स पे रहेंगे कि अगर ये सिचुएशन है तो ऐसे करना है, ये सिचुएशन है तो वैसे करना है। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। इन केस यू वांट टू अंडरस्टैंड इन डिटेल्स, तो मेरे अभी तक मैंने एडमिशन तक के वीडियोस 12th क्लास के प्ले लिस्ट में डाले हैं, जिसमें NPO है और पार्टनरशिप का एडमिशन तक है, आप डिटेल में वहाँ देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर द डे, स्टे लर्निंग, स्टे प्रैक्टिसिंग।